हेलो जी, नमस्कार। की हालचाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे क्लास 11th वाले बच्चों, जो कि अभी विजय सीरीज़ हमारी चल रही थी, उसमें मैंने सोचा कि यार कुछ क्वेश्चंस ऐसे लाए जाएं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 11th वालों को सॉल्व करने के लिए। और अगर तुमने ये जितने भी क्वेश्चंस मैं तुमको कराने वाली हूँ यहाँ पे, कितने क्वेश्चंस मैम, 50 क्वेश्चंस, 50 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो यार इसमें कॉन्सेप्ट भी होगा, कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे, कुछ तुम्हारे ऐसे होंगे कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो वाले क्वेश्चंस। तो उससे क्या होगा कि यार एक ओवरऑल कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तुम्हारे पास समरी बन जाएगी। तो जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा, यूनिट टेस्ट होगा, तो तुम बस इसको पढ़ के चले जाना और यार हो जाएगा फिर तुम्हारा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठेंगे ताकि अपन यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े आप उनको कॉपी में लिख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन। अब बेटा एक और चीज देखो, कि यार जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ, पहले तो आप खुद सॉल्व करेंगे उसको। उसके बाद जब मैं यहाँ बताऊंगी आप अपना आंसर चेक करेंगे कि यार आपने सही उसका आंसर दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। किसी भी सब्सटेंस की SI यूनिट बतानी है आपको। क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट क्या होती है बेटा? मोल्स होती है। क्या होती है? मोल होती है। 7 बेस SI यूनिट्स पढ़ी थी ना, क्या होती है? मोल होती है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, क्या होता है? एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं बेटा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो देखो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ना, आपको पता है कि हाँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, हम गलत करके आ जाते हैं। हम ऊपर वाला टिक करके आ जाएंगे, 22 टिक करके आ जाएंगे, और घर पे आके सोचेंगे अरे यार हमारा पेपर तो बढ़िया गया, वो क्वेश्चन तो मैंने सही किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना है, ऑप्शन भी आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज। कैसे निकालते हैं मोलर मास? बेटा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है मैम? 16 होता है। तो अगर मैं O2 की बात कर रही हूँ तो मैं क्या कर दूंगी? 2 इंटू 16 कर दूंगी, दैट इज 32। तो क्या हो जाएगा? 32 ग्राम्स मोल इनवर्स। कितना हो जाएगा? 32 ग्राम्स मोल इनवर्स। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सबसे पहले आपको खुद कॉपी में सॉल्व करना है, और उसके बाद एंड में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो बेटा मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देना कि मैम मेरे इतने क्वेश्चन सही गए। तो ये आपका ऐसे मान लो कि टेस्ट है ये। ठीक है, ये आपका टेस्ट है। चलिए नेक्स्ट। Which law states that mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction? कौन सा ऐसा लॉ होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये बोलता है कि जो मास है बेटा उसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हीलियम। 1 मोल हीलियम में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एक मोल में होता है बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब चाहे वो किसी भी एलिमेंट के हो, किसी भी मॉलिक्यूल के हो, किसी भी सब्सटेंस के हो। ठीक है, एक मोल में हमेशा 1 मोल में बेटा हमेशा कितने रहेंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो किसी के भी पार्टिकल्स हों। क्लियर? ओके। विच लॉ वॉज प्रपोज बाय डाल्टन। डाल्टन ने कौन सा लॉ प्रपोज किया था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, क्लियर है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशो। तो अगर C6H12O6 लिखा हुआ है, इसका देखो ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, तो अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशो करती हूँ तो कितना हो जाएगा? देखो इसको काट दो, 1 से 2 और 1, मतलब 6 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया बेटा? यहाँ पे सबको 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबको देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया। तो देखो 6 1 6, ये 2 और ये 1, तो कितना आ गया? 1:2:1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? कार्बन H2O। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट रेशो होता है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट रेशो। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या होता है बेटा? C6H6। क्या होता है? C6H6। और बेंजीन को हमेशा बहुत सुंदर बनाना है, क्योंकि भाई ये मेरा फेवरेट वाला है।
हमेशा बेंजीन को एकदम सुंदर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। बेंजीन क्या है, C6H6 है। विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की यूनिट होती है। मोल लीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की यूनिट होती है। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स यूनिट हो जाएगी। विच कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा ऐसा टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर की, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। द मोलर मास ऑफ NaCl। बेटा मोलर मास कैसे निकालते हैं, देखो NaCl का मोलर मास, Na का कितना होता है मैम 23, प्लस सोडियम का कितना होता है 35.5, कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो आपको इसके लिए एटॉमिक मास पता होना चाहिए, आपको इसके लिए एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। क्लियर है, बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच लॉ एक्सप्लेन्स द कांस्टेंट कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्योर कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है वो एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट है ना, जैसे H2O है, प्योर सब्सटेंस है। हमने पढ़ा था कि मैटर को दो चीजों में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सा लॉ है ऐसा जो हमें बताता है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर कंपाउंड्स, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन क्या बताता है कि कोई सा भी कंपाउंड हो वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में प्रेजेंट है, ठीक है, वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में प्रेजेंट है। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स, बताओ 1 मोल CO2 में क्या क्या है। ऑप्शंस देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 3 मोल्स ऑफ एटम्स। सही है, देखो एक CO2 में 1 मोल किसका है, कार्बन का है, सही है। 2 मोल किसके हैं बेटा, 2 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन एटम के हैं। और टोटल में बात करूं तो 3 मोल कितने हैं, 3 मोल्स ऑफ एटम है, सही है ना। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 44 ग्राम्स ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो देखो किसका निकालना है, पहले हमें दिया क्या है, हमको यहाँ पे दिया है बेटा 44 ग्राम्स ऑफ CO2 दे दिया, ठीक है, 44 ग्राम्स ऑफ CO2 दिया है। मोलर मास निकालें CO2 का, पहले मोलर मास निकालो CO2 का कितना हो जाएगा। यहाँ देखो कार्बन का कितना हो जाएगा बेटा 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 32 मतलब कि 44। तो 44 क्या आ गया, मोलर मास आ गया किसका, CO2 का। ओके, अभी आपको गिवन मास क्या है मैम, गिवन मास भी 44 है और मोलर मास क्या है 44, तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा 1, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है 1 है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर मास। अब आपको यहाँ पे क्या करोगे, कैलकुलेट कर लो, चलो कैलकुलेट कर लो, इसका कितना होता है आपको याद होना चाहिए वैसे तो, 2 × 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा इसका। NH3 का याद करो कितना हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है बेटा 14 होता है, प्लस 3 × 1, क्यों, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है और 1 होता है एटॉमिक मास किसका, हाइड्रोजन का, तो इतना कितना हो जाएगा बेटा 17 हो जाएगा। अभी निकाला CO2 का क्या 12 प्लस 2 × 16 कितना हो जाएगा 44, और मीथेन का कितना होता है 12 प्लस 4 × 1 दैट इज 16। तो सबसे हाईएस्ट किसका हो गया, CO2 का हो गया। ऐसे निकालते हैं मोलर मास, और CET में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बेटा, और फटाफट करने हैं आपको, ठीक है, तुरंत करना है, जल्दी जल्दी से। द परसेंट बाय मास इज एक्सप्रेस्ड इन, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट का मास है उसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन को नीचे लिखेंगे, टोटल मास को नीचे लिख देंगे, इनटू कर देंगे इसका 100 का इनटू कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे 100 का इनटू कर देंगे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय n, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जैसे कि हमने अभी बात करी CH2O, ठीक, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बेटा,
n की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे, ये देखो 1 और यहाँ पे 1, ठीक, ये 1 है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है, मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला में n, सही है ना। अगर मान लेते हैं मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 6 को, मैंने इसमें 6 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6H12O6, C6H12O6। तो n का मल्टीप्लाई जब कर दोगे आप तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। n का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड एसआई यूनिट। एक होती है नॉर्मल एसआई यूनिट, मतलब कि जो नॉर्मली आपकी 7 बेस क्वांटिटीज होती है ना, आपको याद है जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया, नहीं देखा तो देख लेना जाके। देखो, किलोग्राम एक एसआई यूनिट है, बिल्कुल है, मोल एक एसआई यूनिट है, सेकंड एक एसआई यूनिट है, लेकिन जूल एक डिराइव्ड एसआई यूनिट है, ठीक है। जूल क्या है, एक डिराइव्ड एसआई यूनिट है, क्योंकि बेसिकली 7 बेस क्वांटिटीज है, 7 बेस एसआई यूनिट्स है, उसके अलावा जूल जो है दैट इज अ डिराइव्ड एसआई यूनिट। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, एक मोल H2O क्या होता है बताओ, 18 ग्राम्स, सही है क्या, 18 ग्राम्स अभी निकाला हमने मास। द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर L फॉर अ d ऑर्बिटल इज, द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, L फॉर d ऑर्बिटल। तो देखो ये टेबल याद रखना, 0 1 2 3, यहाँ देखो S P D F, तो d के लिए क्या वैल्यू है बेटा, d के लिए वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पे 2 टिक कर देंगे, क्लियर है, सही है। चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन d सबशेल। ओके, d सबशेल, ये d सबशेल होता है 1 2 3 4 5, राइट, 5 ऑर्बिटल्स हैं इसके, 5 ऑर्बिटल है, ये आपका d सबशेल है। तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, किसमें, d सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m फॉर p ऑर्बिटल्स कैन हैव द वैल्यू। अब अगर मैं p की बात करूं तो p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मैं इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे देखो +1 0 -1, ये हो गया, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा +1 0 -1, क्लियर। क्योंकि बेटा ये देखो 0 1 2 3 S P D F, L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 1, हमने वहीं से निकाला, L की वैल्यू 1 थी, तो +1 0 -1, क्लियर है। स्पिन क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन कैन बी, स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो क्या होता है बेटा, +½ एंड -½ होता है, क्या होता है, +½ होता है एंड -½ होता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैज द लोएस्ट एनर्जी। अब एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हो, यहाँ देखो n+l रूल से आप एनर्जी को कैलकुलेट करते हो, n+l रूल से आप क्या करोगे, एनर्जी को कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले बात करते हैं 2p की, तो यहाँ देखो n की वैल्यू क्या है, जो भी नंबर लिखा होता है दैट इज n, जो भी नंबर लिखा होता है दैट इज n। यहाँ पे मैं टेबल बना रही हूँ L 0 1 2 3, तो ये हो जाएगा S P D F। तो p की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कितना आ जाएगा n+l आ जाएगा 3s की बात करते हैं, n क्या है, n 3 है, उसके बाद यहाँ पे l की वैल्यू है, ठीक है, l की वैल्यू हुई है, l की वैल्यू है, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s के लिए मैम 0, s के लिए कितनी हो जाएगी 0, तो n+l क्या आ जाएगा बेटा आपका 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1s की बात करते हैं, n क्या है 1, l क्या है 0, तो n+l क्या आ गया, n+l आ गया 1। 2s की बात करते हैं अगर, तो n क्या है 2, l क्या है 0, तो n+l क्या आ गया बेटा 2। सबसे लोएस्ट पूछा है, सबसे लोएस्ट है 1s, सबसे लोएस्ट है 1s, ये मैंने आपको निकाल के बता दिया दूसरे क्वेश्चंस के लिए। लेकिन भाई 1s सबसे पहले ही भरते हैं ना, अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s सबसे पहले भरते हैं, तो डायरेक्टली टिक कर सकते थे। सीईटी में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे कम टाइम होता है, इसलिए आप पूरा ये सॉल्व करके नहीं देख सकते हर बार, तो आपको याद भी होना चाहिए कि भाई 1s पहले भरता है ना, तो यार उसी का सबसे लोएस्ट एनर्जी होने वाली है, सही है कि नहीं, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन p सबशेल इज, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं 2l+1, ये आप लिख लो कहीं पे भी, 2l+1 से क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं 2l+1 से। अगर मैं l की बात करूँ 1 2 3,
एस पी डी एफ, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। चलो, तो यहाँ पे P के लिए L की वैल्यू क्या है, 1 है, तो निकालें यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ऑब्वियसली P के कितने सबशेल हो जाएंगे, सॉरी P सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे बेटा, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स होंगे P सबशेल के, 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे किसके, P सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर है, बताओ क्लियर है आपको ये चीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें अगर, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। अभी लिखो इसका 1s2 2s2 2p6 3s कितना हो जाएगा, 2। सही है, 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला इज द करेक्ट ऑप्शन, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। The maximum number of electrons that can be accommodated in the L shell, L shell की बात हो रही है, शेल की बात हो रही है बेटा, L shell की बात हो रही है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे निकाल सकते हो, 2n² से निकालते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यह आपका न्यूक्लियस है, तो 1 2 3 ऐसे बनाते ना, KLM। ये L शेल कौन सा शेल है, सेकेंड वाला शेल है, मतलब कि आपकी जो n की वैल्यू है दैट इज 2, n की वैल्यू क्या है बेटा, 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8, 2 टू द 4 4 टू द 8, मतलब कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच मॉडल ऑफ एटम इंट्रोड्यूस्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। कौन सा ऐसा मॉडल था जिसने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स को इंट्रोड्यूस किया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। Which scientist discovered the nucleus of an atom? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को डिस्कवर किया था। Which of the following particles is present inside the nucleus? न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं बेटा, प्रोटॉन और, बताओ जल्दी से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंडिकेट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या बताता है अपन को बताता है साइज एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल बताता है, ठीक है, साइज एंड एनर्जी बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैज डम्बेल शेप। डम्बेल शेप किसका होता है बेटा, p ऑर्बिटल का डम्बेल शेप होता है। देख रहे हो कितनी इजी क्वेश्चंस है यहाँ पे, कितनी इजी क्वेश्चंस है। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द थर्ड शेल इज, थर्ड शेल की बात कर रही है, थर्ड शेल की बात करें, मतलब कि n3, टोटल क्या निकालना है आपको, ऑर्बिटल्स निकालने हैं, ठीक है। थर्ड शेल की बात करें तो बेटा अगर n3 है, ठीक है, n3 है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं n3 है, तो l क्या हो जाएगा बेटा, L12 012 हो जाएगा, सही है, 012 का मतलब SPD, सही है, SPD, क्लियर है। इसका देखो, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसके टोटल, तो ये देखो हो जाएगा 3s, ये हो जाएगा 3p और ये 3d। इन ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखो इसके तो 1, p के 3 और ये d के 5, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 9। टोटल कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल्स हो गए, 9 ऑर्बिटल्स हो गए, क्लियर। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, कौन सा हमें प्रिंसिपल बताता है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल बताता है, ठीक है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल हमें बताएगा कि फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो जो s ऑर्बिटल होता है बेटा उसकी हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है उसकी, ठीक है। विच शेल हैज द मैक्सिमम एनर्जी, जो शेल बाहर जाता जाएगा उसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी ऑब्वियसली। तो देखो KLMN, तो n की क्या है, सबसे मैक्सिमम एनर्जी है, सबसे मैक्सिमम एनर्जी है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6.02 into 10 की पावर 23 हो जाएंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन तो मैंने आपको बताया था, क्लोरीन बेटा 17 होता है, मतलब कि 2, 8, 7। सबसे अंदर वाले शेल में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भर सकते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 287, ठीक है, 287। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एवरी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। ये तो बिल्कुल सही है, मतलब फर्स्ट वाला ही एकदम सही आपका ऑप्शन है। क्या बोल रहा है, एक ऑर्बिटल में, वो बोल रहा है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों ही ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है।
अकॉर्डिंग टू कॉजल एंड लुईस थ्योरी एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, क्यों फॉर्म करते हैं बेटा केमिकल, मतलब जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल कौन फॉलो करता है बेटा, हाइड्रोजन फॉलो करता है, डुप्लेट रूल कौन फॉलो करेगा, हाइड्रोजन फॉलो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, NaCl, NaCl कैसे बनता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो क्या बनाता है NaCl, तो ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू, बताओ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ प्रोटॉन्स, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है क्या आपका आयोनिक बॉन्ड। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से बॉन्ड बनता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स अ कोऑर्डिनेट डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, तो NH4 पॉजिटिव के पास क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कौन सा, कोऑर्डिनेट डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड होता है। Which of the following statement is correct about the covalent bond? It is formed by the complete transfer of electrons, नहीं, इससे तो ionic bond बनता है। It is formed by sharing of electrons between atoms, बिल्कुल सही है। It is formed by sharing of electrons between the atoms, clear है। Which property is generally shown by ionic compounds? Low melting point, good conductor of electricity in solid state, high melting and boiling point, and soft in nature। देखो, तो हमें बोल रहा है कि आयोनिक कंपाउंड्स के लिए कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो शो करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये तो बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि भाई वो गुड कंडक्टर नहीं होते सॉलिड स्टेट में, लिक्विड मॉल्टन स्टेट में वो गुड कंडक्टर हो सकते हैं। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्लियर है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेटाइस एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू form 1 mole of gaseous ions from an ionic solid, separate 1 mole of an ionic solid into its gaseous ion, remove 1 electron from an atom and add 1 electron to an atom। तो lattice enthalpy क्या होता है, it is the energy required to remove an electron from an atom, ठीक है, it is the energy required to separate 1 mole of an ionic solid into its gaseous ion, ठीक है, clear है। Which of the following correctly represents the octet rule? Atoms tends to attain 8 electrons in the valence shell to achieve stability. Atoms always lose 8 electrons. Atoms always gain 8 electrons. Atoms always share 4 electrons. तो सबसे first वाला जो atom है tends to attain 8 electrons in the outermost shell to attain stability is the correct option. Clear है? तो यार देखो कितने आपके 50 में से कितने मार्क्स आए मुझे जल्दी से कमेंट डाउन करके बताएंगे, क्योंकि एक क्विक टेस्ट था, एक आपके लिए रिवीजन था, जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया उन लोगों के लिए रिवीजन था। तो यार आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं, कितने मार्क्स आए मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे जल्दी से, और इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे फटाफट से, ताकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत अमेजिंग वीडियोस हमेशा लेके आती रहूं। और बेटा कोई भी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हो कि मैम ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगी, ठीक है। साथ ही बेटा MHT CET की तत्व बुक आ चुकी है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। अगर आपको ये चाहिए बुक्स तो इसको परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। साथ ही क्लास 11th वाले बच्चों, नीव बैच चल रहा है अभी वेदांतु पे, अगर आप क्लास 11th में हो और सच में आप अपना नीव बनाना चाहते हो, सच में अपना बेस एक होता है बेसिस बनाना चाहते हो, तो नीव बैच ज्वाइन कर लो। इसके साथ आपको शौर्य बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जहाँ पे आपकी सीट की प्रिपरेशन करवाएंगे हम लोग। तो इसका प्राइम बैच इतने कॉस्ट में मिलेगा आपको, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस। साथ ही मौर्य बैच फॉर सीटी स्टूडेंट्स, प्राइम बैच, इन्फिनिटी बैच एंड इन्फिनिटी प्लस बैच। इसी के साथ IVSCT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इस टेस्ट को दोगे तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। साथ ही ये सारे वेदांतों के शानदार रिजल्ट्स, और बेटा वेदांतों के ऑफलाइन सेंटर्स आपको मिल जाएंगे पुणे में और महाराष्ट्र में, जहाँ जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो। तो मुझे जल्दी से बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कॉमेंट डाउन करके भी बताएंगे कि यार कौन सा टॉपिक सही लगा, कौन सा टॉपिक में मज़ा आ रहा है, किस टॉपिक में डाउट है, सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को करेंगे लाइक, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।